हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इकोनॉमिक्स के द्वारा फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को लेकर के डिबेट किया जा रहा है। दोनों सिस्टम के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसीलिए दोनों के बीच जो की डिफरेंसेस है उसको समझा जाना जरूरी है ताकि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है क्या। डिमांड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और बैंक रन्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है क्या। फुल रिजर्व बैंकिंग में डिपॉजिट को सेफगार्ड किया जाता है। फुल रिजर्व बैंकिंग में बैंक को डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा लोन देने के लिए रोका जाता है। डिमांड डिपॉजिट करने का मतलब जो हम लोग सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट खुलाते हैं, जो बैंक में हम लोग का पैसा जमा होता है, तो बैंक के पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा वो लोन में नहीं दे सकता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैंक रन ना हो। बैंक रन कहने का मतलब यदि कोई कस्टमर अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाता है और बैंक बोल दे कि पैसा अवेलेबल है ही नहीं, तो वो उस केस में बैंक रन कहलाता है। फुल डिमांड डिपॉजिट के केस में फुल रिजर्व बैंकिंग के केस में जो 100% डिपॉजिट्स होता है वो हमेशा वॉलेट से ही किया जाता है। जो बैंक होते हैं वो डिपॉजिटर्स के मनी को सेफ गार्ड करते हैं और इसके बदले ईयरली कुछ फी चार्ज करते हैं इस सर्विस प्रोवाइड करवाने के बदले। इसमें बैंक सिर्फ लोन दे सकता है और टाइम डिपॉजिट को रिसीव कर सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जो कि क्रेडिट और रिस्क को एक्सपेंड कर सकता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के केस में बैंक को अलाउ किया जाता है कि वो बैंक के वॉलेट में जितना कैश पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा लोन दे सकता है। इसमें जो पैसे होते हैं वो ऑनलाइन तरीके से लोन में दिए जाते हैं। इससे बैंक रन का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि यदि बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक ही समय में अपना पैसा निकालना चाहेंगे तो बैंक के पास उतना ही पैसा होगा ही नहीं। हाउएवर इस केस में जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो इमरजेंसी कैश प्रोवाइड कर सकता है इस तरह से क्राइसिस को दूर करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेकर के इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के सपोर्टर हैं उनके द्वारा आर्ग्यू किया जाता है कि इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और इससे जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होगा फ्रॉम रिलाइंग सोली ऑन रियल सेविंग्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स। ऑन द अदर हैंड फुल रिजर्व बैंकिंग सपोर्टर्स का आर्ग्यू है कि ये बैंक रन जैसे क्राइसिस से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। यदि कोई क्राइसिस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के द्वारा भी होता है तो ये उसको भी दूर कर पाएगा और ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस पर्सपेक्टिव है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। तो डिमांड डिपॉजिट करने का मतलब हम लोग अपने बैंक अकाउंट से कभी भी मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस और पेनल्टी। डिमांड डिपॉजिट को करेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। डिमांड डिपॉजिट में हाई लिक्विडिटी और हाई फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है, क्योंकि ये इनेबल करता है एवरीडे ट्रांजैक्शन को और एवरीडे पेमेंट को। सिंस कस्टमर के द्वारा जब भी चाहे फंड जो निकालता है उससे बैंक लिटिल अमाउंट में इंटरेस्ट चार्ज करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइम डिपॉजिट के बारे में। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में पैसा को जमा करते हैं, जिसको टर्म या टेन्योर भी कहा जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है या कुछ भी। इस केस में जब तक जो टर्म है वो पूरा नहीं हो जाता है अकाउंट होल्डर पैसे नहीं निकाल सकता है। टाइम डिपॉजिट के केस में बैंक के द्वारा पैसे को फ्रीज कर लिया जाता है और वो बैंक फर्दर इसका यूटिलाइज करते हैं और बदले में जो डिपॉजिटर है उसको हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है।
एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट्स। हाउएवर, यदि कोई चाहे कि वो मैच्योरिटी डेट के पहले ही अगर वो पैसा विथड्रॉ करना चाहे तो इस केस में बैंक उस पर भारी पेनल्टी लगाती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बैंक रन के बारे में। यदि कोई बैंक से डिपॉजिटर्स साइमल्टेनियसली पैसा विथड्रॉ करता रहे, क्योंकि उस बैंक में जितने डिपॉजिटर्स हैं उन लोग को लग रहा है ये बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो उस केस में बैंक रन कहलाएगा। बैंक रन के इम्पैक्ट का बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। अचानक से बहुत भारी संख्या में विथड्रॉवल से बैंक के लिए एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिलता है, और उस केस में हो सकता है बैंक के पास इनफ कैश ना हो डिपॉजिटर्स को देने के लिए, तो इससे फर्दर पैनिक जैसा सिचुएशन राइज हो जाता है डिपॉजिटर्स के बीच। सेकेंड इम्पैक्ट का बात करें तो कॉन्टेजन इफेक्ट। एक बैंक रन से दूसरे बैंक के लिए हो सकता है एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो, जो कि अदर बैंकिंग सिस्टम में भी, अदर बैंक्स में भी एक फियर और पैनिक का सिचुएशन अराइज हो सकता है, और इस तरह का कॉन्टेजन इफेक्ट ब्रॉडर वे में फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ले जा सकता है यदि इसको अच्छे से कंटेंट ना कर पाए तो। थर्ड है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। बैंक रन से पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग के प्रति इरोड होता है, जिसका इम्पैक्ट इंटायर बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, और इससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास घटता है। इससे लॉन्ग टर्म में डिपॉजिट डिक्रीज होता है, जिसके कारण कोई भी बैंक लोन नहीं दे पाते हैं। इससे फिर फर्दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए उसका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये इस तरह का बैंक रन इनफॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ वो कम है, तो इससे देश में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी देखा जा सकता है। आई होप बैंक रन और इसके इम्पैक्ट के बारे में आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इंडिया में बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के द्वारा जो भी बैंकों में डिपॉजिटर्स का पैसा है वो 5 लाख रुपीज़ पर बैंक सेफ है। ये DICGC के द्वारा डिपॉजिटर्स के लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया कि किसी भी केस में बैंक रन हो जाए या बैंक डूब जाए तो उस केस में DICGC के द्वारा 5 लाख तक रुपीज़ डिपॉजिटर्स के द्वारा पे किया जाएगा, डिपॉजिटर्स को दिया जाएगा। हाउएवर, यदि डिपॉजिटर्स का पैसा 5 लाख से अधिक है तो इसमें डिपॉजिटर्स को कुछ लॉसेस भी करना पड़ सकता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।